हेलो बच्चों, क्लास टेंथ बेटे, आज हम करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति जो भाग 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस में, पार्ट 2 संवाद के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये संवाद मैंने छुट्टियों से पहले भी कराया था आपको, और कल भी मैंने उसकी दोबारा से सारा मेन जो है क्वेश्चन लेसन का आपको रीडिंग करा दिया था कल की वीडियो में। तो आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे और जितना भी टाइम मिलेगा उतने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो लेसन है संवाद ये आपका हाफ ईयरली में आएगा और आपका यूनिट जो बोर्ड ये वाला जो लेसन है ये बोर्ड में भी सिलेक्ट है कि ये लेसन आना है। तो इसके एमसीक्यू करते हैं। डैश में भारत एक, इसको देख लें, डैश में सरकार का एकात्मक रूप है जबकि डैश में संघीय सरकार है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर आएगा श्रीलंका में सरकार का एकात्मक रूप है। इसमें आएगा श्रीलंका में सरकार का एकात्मक रूप है जबकि बेल्जियम में संघीय सरकार है ना। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघवाद की नहीं है। ये 4 पूछी गई है, आपको दी गई है, उसमें से बताना संघवाद की कौन सी विशेषता नहीं है। सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, ये तो सही है। अलग अलग स्तरों की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, ये भी सही है। सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व का स्रोत निर्धारित होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। तो इसका आंसर ये है, संघवाद की विशेषता, इसका आंसर है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। ये क्या सही है, ये सही है, और इसमें क्या सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, डैश सबके साथ आकर संघ बनाने वाली सरकार है। ये 2010 में भी आया है। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। अमेरिका, तो इसमें आंसर है अमेरिका सबके साथ आकर संघ बनाने वाली सरकार है, ये इसका अमेरिका आंसर आएगा। और बेटे एक खास बात यह है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, बुक में नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता देती हूँ। अमेरिका में एक तो स्टेट की नागरिकता होती है और एक देश की नागरिकता होती है, कंट्री की नागरिकता होती है। तो देश की और प्रांत की 2 नागरिकता है, जबकि भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये भी आपको जानना चाहिए। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है क्या। अमेरिका, अभी हमने पूछा था, इसको दूसरी तरह, सबके साथ आकर संघ बनाने वाली सरकार कौन सी है, अमेरिका। और इसमें ये इसी को घुमा के पूछ लिया, डैश सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है कौन, अमेरिका। तो इसमें अमेरिका आएगा, क्योंकि अमेरिका में श्वेत, अश्वेत, जिप्सी, बहुत सारी प्रजाति धर्म के लोग रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। एमसीक्यू तो बहुत सारे करने हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कोर्स कर लें, फिर एक करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। अब जितना है उतना कर लेते हैं। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षा वन मजदूर संघ डैश के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा वन मजदूर किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के, या बाकी बचे हुए विषय। जो शिक्षा वन और मजदूर हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं एक साथ, वो कौन सी सूची होती है, वो समवर्ती सूची होती है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों डैश में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों डैश में वर्णित विषयों पर कानून बना सकते हैं। कौन कौन सा, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और बाकी विषय। जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा समवर्ती सूची।
केंद्र और राज्य सरकारें समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का था, लेकिन अब नहीं है। तो अब हम लिखेंगे किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। अब कोई संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर था पहले, लेकिन अब नहीं है। अब सब भारत का एक ही संविधान है। पूरे भारत का एक ही संविधान है। पूरे भारत का एक ही संविधान है। ठीक है, ये पहला प्रिंट है। अब ये जो धारा 370 खत्म कर दी गई है, उससे अब क्या है, पूरा भारत का जो है एक झंडा है, एक संविधान है और एक निज़ाम है, एक प्रधानमंत्री है। तो अब पूरे भारत का एक ही संविधान है। ये गलत है। डैश के अतिरिक्त हमारे संविधान द्वारा अन्य डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे संविधान में 21 अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। इसमें हिंदी आएगा और इसमें 21 अन्य भाषाओं को भी क्या है, मान्यताएं प्राप्त हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता को लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय शासनों को दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कल भी पढ़ा था, उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये जो विकेंद्रीकरण था, ये कब शुरू हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये डेट याद रख लेना। और कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि 1992 में कौन सा सुधार हुआ था? तो विकेंद्रीकरण को मान्यता दी गई थी, कानूनी रूप दिया गया था। ये कल भी पढ़ा था और बाद में भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, कानून एवं व्यवस्था। कानून और व्यवस्था सबकी अपनी अपनी होती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये केंद्र सूची में नहीं है। विदेशी मामले, बैंकिंग और मुद्रा, ये जो है हमारे किस में है? केंद्र सूची में शामिल हैं। और ये केंद्र सूची में शामिल नहीं है। कानून और व्यवस्था सबकी अपनी अपनी होती है। ये 2010 में आया हुआ है। स्थानीय स्वशासी निकायों में से कम 1/3 पद के लिए आरक्षित होते हैं। किसके लिए आरक्षित होते हैं? महिलाओं के लिए। तो इसमें आएंगे महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। पंचायती राज निकायों में कुल सीटों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है? तो 1/3, बहुत पहले से ये कानून बन गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो व्यवस्था होगी, महिलाएं जो हैं कितना सीट के लिए लड़ेंगी? 1/3। भारत किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक या निरपेक्ष, कल्याणकारी या ऊपरसदी? तो भारत जो है लोकतांत्रिक भी है, कल्याणकारी भी है और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष गलत लिखा है, इसमें आएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है बेटा कि किसी भी धर्म को मान्यता नहीं है, लेकिन सभी को अपने धर्म को मनाने की, अब उसके रीति रिवाज को, उसके कल्चर को अपनाने की आज़ादी है, उसको बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। तो भारत का जो किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक है, कल्याणकारी है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि इसमें सभी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। फिर प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, कानून व्यवस्था। ये पहले भी दिया गया था कानून व्यवस्था, क्योंकि विदेशी मामले, बैंकिंग, नोट छापना, बैंकों का देखरेख करना और कितनी करेंसी छापी जाए, ये सब किसके विषय में आते हैं? ये सब केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर है अति लघु प्रश्नोत्तर 1 नंबर के, कई बार इस तरह के भी पूछ ले जाते हैं प्रश्न। संघवाद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लेसन भी है, तो इसलिए उस लेसन का जो आपका लेसन है, उस लेसन का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो संघवाद क्या है? संघवाद सरकार का एक ऐसा, संघवाद सरकार की एक व्यवस्था है जिसे सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण तथा उसकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं। विभिन्न आंशिक इकाई तथा केंद्रीय प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से प्रशासन चलाते हैं तथा अनावश्यक एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। एकात्मक सरकार क्या है? एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार एक ही स्तर पर होती है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं।
ठीक है बेटे। अब हम पढ़ेंगे ये वाले प्रश्न। संघीय शासन व्यवस्था दो तरीके से गठित होती है। उन दो तरीकों के नाम बताए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। साथ आकर संघ बनाने अमेरिका में है और साथ लेकर चलने वाला संघ जो है भारत का उदाहरण है। साथ आकर संघ बनाने के कोई दो उदाहरण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बाकी बचे विषय क्या हैं? सत्ता के विभाजन में जिन विषयों को सम्मिलित नहीं किया जाता बाकी बचे विषय कहलाते हैं। ऐसा विचार किया गया है कि कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिन्हें किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार में चले जाते हैं। भारत के उन राज्यों के नाम बताएं। इसी तो हट गया पंचायती, ये अब क्वेश्चन नहीं रहा, गलत हो गया। पंचायती समिति क्या है? कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, ब्लॉक अथवा मंडल का गठन किया जाता है। जिला परिषद क्या है? किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, देखिए। भारत में 1992 में संविधान में किए गए संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जाए। यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्राम पंचायत निचले स्तर का, उसे अधिक क्या बनाया जाए? अधिक वो बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए। तो ये तो इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है, भारत में स्थानीय सरकार की किन्हीं 4 मुश्किलों का वर्णन कीजिए। ये 2010 और 2014 में भी आ चुका है स्थानीय उसका। अधिकांश राज्यों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों के स्थानांतरित नहीं की गई। संसाधनों की कमी है। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। ग्राम सभाएं नियमित रूप से नहीं होती हैं। स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं? स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया है। इसमें निर्णय लेने में लोगों की सीधी भागीदारी होती है। स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्याओं के बारे में बेहतर विचार तथा जानकारी होती है। इसके बाद वेरी शॉर्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा, जो ज़रूरी है वो ये है, पंचायती राज क्या है? इसका क्या महत्व है? ग्रामीण स्थानीय शासन, इसको हम लिखेंगे ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। यह लोगों को निर्णय लेने में सीधे रूप से भाग लेने में मदद करता है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में मदद करता है। यह केंद्र सरकार के काम के दबाव को कम करता है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे लेसन में, और जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बेटे, मैं बार बार कह रही हूँ, एक तो है संघवाद क्या है, संघवाद से आप क्या समझते हैं, और संघवाद की विशेषताएं। एक ये क्वेश्चन है, और एक है विकेंद्रीकरण या 1992 का संविधान संशोधन। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये 2 आप अच्छे से बिल्कुल 5 नंबर के रूप में तैयार करेंगे। इसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इस साल भी विकेंद्रीकरण 2020 में आया था। तो बेटे जो बार बार कहा जा रहा है उसको आप करें, क्योंकि इसमें जरूर कोई बात होती है जब टीचर बार बार फोर्स करता है कि ये क्वेश्चन आने हैं और आपको करने ही करने हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
बुक में भी दिया हुआ है और ये आपके उसमें हेल्प बुक में भी दिया हुआ है। संघवाद की प्रमुख तथा महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। ये 11 और 14 में आ चुका है। या संघवाद की कोई 4 विशेषता बताइए। 10, 11 और 12 में आ चुका है। 8 और 9 में आ चुका है। सरकार के संघीय स्वरूप की कोई 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 19 में आया हुआ है और 20 में भी आया है। देखो 19 में भी आया था और इस साल 20 में भी आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे लिख देते हैं और ये बोर्ड में आएगा क्योंकि पिछली बार विकेंद्रीकरण आया था, तो इस बार संघवाद की विशेषता आ सकता है। तो इसको हम लिखेंगे सरकार के 2 या अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है तथा दूसरी राज्य सरकार या प्रांत की सरकार होती है। ठीक है। शासन का 2 या 2 से अधिक स्तरों पर पाया जाना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाया जाता है। समझिए, एक नागरिक समूह, अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाकर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व तथा प्राधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होते हैं। सुदृढ़ संविधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों के सर्वोच्च प्राधिकार, अदालतों का सर्वोच्च अधिकार, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। संघवाद की कौन सी 5 विशेषता होती है? पहली विशेषता क्या पढ़ी थी हमने? सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तरों पर पाया जाना, एक ही नागरिक समूह पर अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान की सर्वोच्चता, सुदृढ़ संविधान, अदालतों के सर्वोच्च अधिकार और दोहरे उद्देश्य। तो अदालतों के सर्वोच्च अधिकार क्या हैं? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है? एक निर्णायक भूमिका को निभाता है। दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं और देश की एकता और सुरक्षा प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना भी ये हमारा जो है संघवाद की विशेषता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बेटा, अब आप देखेंगे भारत एक संघीय देश है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यही जो हमने पहले पढ़ा था ना, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया कि भारत एक संघीय देश है। उसको जो है डिज़ाइन चेंज कर दिया। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन को दूसरे रूप से, दूसरे ढंग से कैसे दिया जा सकता और आपको कैसे करना है ये आपको देखना है। चीज़ वही है जो पहले में पढ़ी संघवाद की विशेषता, वही इसमें पढ़ेंगे कि भारत एक संघीय देश है। तो ये संघीय देश है, इसकी जो विशेषता है वो हम बता रहे हैं। किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए देश की जो संघीय बनाती है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए या ये आ जाए, इसके पॉइंट सेम है और सेम ही इसका आंसर है। बस थोड़ा सा उसको जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही उसके आंसर की हम शुरुआत करते हैं। भारत एक संघीय देश है, उसकी निम्न विशेषताएं, हम इसको ऐसे शुरू करेंगे। अगर संघवाद की विशेषता पूछी जाएगी तो हम पहले संघवाद की परिभाषाएं देंगे कि संघवाद क्या है। जहाँ शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक स्तरों पर पाई जाए उसे हम संघवाद कहते हैं और इसकी ये निम्न विशेषताएं हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे मेन बात ये होती है कि जो जैसा पूछे उसे वैसा ही हम परोस दें, उसका आंसर ही आंसर दे दें। तो यही हमारी एबिलिटी होती है, वही हमारी योग्यता होती है आंसर देने की।
जिस ढंग से पूछा जाए उस ढंग से आंसर दीजिए। समझ सारा होता है, मैटर सब कुछ आपके सामने होता है, लेकिन ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे उसका आंसर देते हैं। तो अब है कि भारत एक संघीय देश है। भारत एक संघीय देश है क्योंकि यहाँ शासन संघवाद की वो पाई जाती है, संघीय व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे सत्ता का विभाजन, है ना। इस सत्ता का विभाजन या कई प्रकार की सत्ताएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो वही बात है। पहला है संघीय की विशेषता, सत्ता का विभाजन। संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटता है। ये सूचियाँ इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 स्तरीय व्यवस्था, जैसा कि पहले भी विचार किया जा चुका है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। भारत में सरकार की 3 स्तर की व्यवस्था है: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सभी दूसरा है, पहला क्या होता है? सत्ता का विभाजन। फिर है 3 की सत्ता के विभाजन में क्या है कि क्या केंद्र सूची है, संघ सूची मीन्स केंद्र सूची, क्या राज्य सूची है और क्या समवर्ती सूची है। केंद्र सूची में क्या होता है? केंद्र के विषय होते हैं, सुरक्षा, करेंसी, विदेशी मामले, सब किस में होते हैं? केंद्र सूची में होते हैं। राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के मिले जुले क्या होते हैं? विषय होते हैं। फिर है 3 स्तरीय व्यवस्था। कैसे? जैसे कि पहले भी जैसे पहले बता चुका है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। भारत में सरकार की 3 व्यवस्थाएं, जैसे केंद्र सरकार है हमारी, है ना, केंद्र का एक प्रधानमंत्री होता है जिसके जैसे मोदी जी हैं। फिर राज्य सरकार है, वो राज्य के हेड हैं योगी जी। फिर है स्थानीय सरकार कि हम जिस गांव में या जिस नगर में या जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ का जो है प्रधान कौन है, या वहाँ का जो नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो ये सारी चीज़ हमारी किस में आती है? लोकल गवर्नमेंट में आती है एंड स्थानीय सरकार में आती है। सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार नहीं है। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में थी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ में के सभी राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में ये दर्जा अब समाप्त हो गया है, इसको हम काट देंगे। तो भारत में जो है सब का जो है एक ही प्रशासनिक इकाइयों के समान अधिकार हैं। अब हम ऐसे लिखेंगे समान अधिकार हैं। पहले था जम्मू एंड कश्मीर में वो धारा 370 को हटा दिया गया, अब सबका समान अधिकार है। और फिर है सरकार के दोनों स्तरों की सहमति। सरकार के दोनों स्तरों की सहमति। संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती और यह भारत के लिए सही है। अकेली संसद इस व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। क्षेत्रीय अधिकार। संघीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में नगर न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। फिर है आय के विभिन्न साधन। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के संबंध में स्पष्ट वर्णन मिलता है। आय कर, आबकारी कर, निगम कर आदि केंद्र सरकार द्वारा जमा किए जाते हैं, जबकि राजस्व, स्टैंप कर, भवन कर आदि सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब इसमें थोड़ा सा अब इसको विकेंद्रीकरण का भी देख लेते हैं बेटा कि विकेंद्रीकरण क्या है ना। मैं बार बार कह रही हूँ कि 2020 में आया था। विकेंद्रीकरण क्या है? जैसे संघवाद इम्पोर्टेंट है, संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, भारत एक संघीय देश है, उसकी विशेषता लिखिए। ये सारे एक ही बात है। और उसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है विकेंद्रीकरण, जो हमारा तीसरे नंबर का स्तर होता है, ग्राम पंचायत या नगर निगम, उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं और ये अब हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकेंद्रीकरण का महत्व।
जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर प्राथमिक सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं से निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों की इसी बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसलों में सीधी भागीदारी बनाने में संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना एवं स्वशासन के लोकतंत्र के सिद्धांत के वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये प्रश्न 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 3 स्तरीय सरकार व्यवस्था के नाम बताइए। तीसरे स्तर पर अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। या 1992 के संवैधानिक संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण के लिए किए गए किन्हीं 4 प्रावधानों का व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आया था, इसलिए इसे देख लीजिए। 3 स्तरीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। कदम, अब भारतीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासन निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रवृत्ति हर राज्य में अलग अलग है। विकेंद्रीकरण के लाभ, इसमें विकेंद्रीकरण के लाभ ये हैं, इसको जल्दी से देख लीजिए। विकेंद्रीकरण के लाभ हैं, स्थानीय लोगों को बेहतर समझ। विकेंद्रीकरण से पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों स्थानीय लोगों को बेहतर समझ। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है और लोगों की इसी बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। लोगों की सीधी भागीदारी, विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों में सीधी भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र की नींव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय सरकारें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये स्थानीय नागरिकों तथा नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र होती हैं और ये राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। लोगों को चुनाव प्रक्रिया तथा अपने मत के सही उपयोग की जानकारी मिलती है, जो कि लोकतंत्र की नींव है। केंद्र सरकार के कार्यभार में कमी, यह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यभार को कम कर देती है। यह राष्ट्रीय अथवा राज्यों के महत्वपूर्ण मामलों पर बेहतर तरीकों से विचार कर सकती है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासी सरकारें शासन के तीनों स्तरों पर कुशलता सुनिश्चित करती है। भारतीय नेताओं ने भी विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। महिला सशक्तिकरण, सभी स्थानीय संस्थाओं में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं और इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बेटे, ये तो था संवाद। कल हमने पूरा लेसन करा था, आज हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए और इसमें 2 क्वेश्चन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 5-5 नंबर के, वो ये है संवाद क्या है, संवाद की विशेषताएं, और दूसरा है विकेंद्रीकरण। 1992 में संवैधानिक संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण के लिए किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। विकेंद्रीकरण के लाभ बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में 5 नंबर के रूप में तैयार करने हैं। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।